मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे खास मेहमान जो कि जेवर से विधायक हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए धीरेन्द्र सिंह जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी का। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस मंच पर आए। और जेवर से विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, और जिनको वहां पर विकास पुरुष कहा जाने लगा है। धीरेन्द्र जी, इसकी क्या वजह है कि आज जेवर में हर कोई आपको विकास पुरुष कह रहा है? देखिए, हर विधायक का सपना होता है कि उसका क्षेत्र विकसित हो। और हमने वो दौर देखे हैं जेवर के, जब वो अंधकार में विलीन था। जेवर से आने के लिए हमें जनपद गौतम बुद्ध नगर में हरियाणा होकर आना पड़ता था जी। तो एक ख्वाहिश थी विधायक बनने से पहले कि वो दिन कब आएगा जब जेवर को भी लोग जानेंगे। तो आज जेवर विकास का पर्याय बन चुका है, और जेवर का आप अगर दूसरा पर्याय यूज़ करेंगी तो उसे गहना भी आप कह सकती हैं। तो निश्चित तौर से जेवर ने आज वो मुकाम हासिल किया है जिसकी बहुत दिनों से वहाँ के लोग अपेक्षा कर रहे थे। जी, जेवर जैसा कि नाम से ही सुनने में आता है, जेवर यानी गहना, ज्वेलरी। और थोड़े दिनों पहले आपने कहा भी था कि बहुत जल्द ही प्रदेश के आर्थिक विकास का गहना बनेगा जेवर। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, कोरोना के 2 काल आए, उस वक्त भी जेवर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, वो विदेशी निवेश हो या हमारे देश के नामचीन औद्योगिक घराने हों, उन्होंने जेवर को चुना। जी। उसकी वजह ये थी कि जेवर की वजह से इस पूरे जनपद का विकास दोबारा से शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि सन 2011 में भट्टा पारसोल आंदोलन के बाद पूरे जनपद का विकास रुक गया था, और जो योजनाएं जहां थीं वो वहीं थमी रह गई थीं। तो जेवर ने एक मौका दिया इस जनपद को और पूरे प्रदेश को जी। और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूरे उत्तर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, उसका निर्माण होना आरंभ हुआ। और उसके निर्माण की घोषणा के बाद वहाँ अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और धीरे धीरे वहाँ इन्वेस्ट आना शुरू हुआ। आप देखिए कि फिल्म सिटी की स्थापना भी वहीं होने जा रही है जी। और 5 मेडिकल डिवाइस पार्क इस देश को मिले थे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया, और उत्तर प्रदेश के हिस्से वाला मेडिकल डिवाइस पार्क भी जेवर में ही निर्माणाधीन है। बड़ी बड़ी 500 फॉर्चून कंपनियां जेवर में अपने उद्योग धंधे लगा रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के किसानों ने विकास में जो सहयोग दिया और जो अपना नज़रिया पूरे प्रदेश के सामने स्पष्ट किया कि विकास के हम लोग साथी हैं। मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, निवेशकों के लिए वजह रहा होगा जिससे उन्होंने जेवर में इन्वेस्ट करने का मन बनाया। और हमारे प्रदेश के मुखिया का जो फॉर्मूला है लॉ एंड ऑर्डर का जी। यह वही क्षेत्र था जहां बहुत ज़्यादा वारदातें हुआ करती थी, सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी। और 2017 के बाद जिस तरीके से सिनारियो बदला और वह क्षेत्र एक शांत क्षेत्र के रूप में विकसित होना शुरू हुआ, तो यह भी दूसरी वजह वहाँ इन्वेस्टर्स की रही होगी, लॉ एंड ऑर्डर। तो निश्चित तौर से आने वाला जो समय है वह समय है जेवर के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश के विकास का। और जेवर एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा भारत की आर्थिक स्थिति की, जीडीपी का। और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ का विधायक होने के नाते खुशी भी है कि हम आने वाले समय में असंख्य नौजवानों के रोजगार का माध्यम बन पाएंगे उत्तर भारत के। जी, कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के आने से जो पूरा प्रदेश है उसकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। बहुत जल्दी यहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। इसे अब किस स्तर पर जाता हुआ देखते हैं आप? ये कैसे होगा कि अर्थव्यवस्था एकदम से रफ्तार पकड़ लेगी? आप देखिए कि जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है, आप दिल्ली का उदाहरण ले लें,
तो उसकी वजह से गुड़गामा, फरीदाबाद, महिपालपुर का एरिया सारा विकसित हुआ। ये जंगल था पहले। इसी तरीके से जेवर में जब हवाई जहाज उड़ जाएगा उससे पहले ही एक आगाज़ हो गया डेवलपमेंट का, चूँकि बहुत लोग वहाँ आ चुके हैं अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। और जिस दिन हवाई जहाज उड़ जाएगा तो आप यकीन मानिएगा कि वो दुनिया का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन इसलिए बन जाएगा क्योंकि अगर हम समुद्र मार्ग को छोड़ दें, जितनी रोड कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट के लिए दी जा रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन भी जेवर एयरपोर्ट से होकर निकलेगी जो बनारस के लिए जाएगी दिल्ली से। मेट्रोस का जो जाल बिछाने की पूरी योजना है हमारी सरकार की, और फिर वहाँ बनाया जा रहा है हमारा लॉजिस्टिक पार्क जी। तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लॉजिस्टिक और यात्रियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोल पर शुल्क लगता है वह उत्तर प्रदेश में काफ़ी सस्ता है, तो उसकी वजह से यहाँ यात्रा भी सुगम और सस्ती होगी लोगों के लिए। इसलिए भी लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे जेवर से यात्रा करने के लिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जेवर ने जो छलांग लगाई है वह छलांग उसके आसपास के क्षेत्र के विकास का प्रतीक है। और मुख्यमंत्री जी का जो विज़न था जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का जी। वह विज़न भी इसी आधार पर टिका हुआ था कि हम आने वाले समय में कैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता बना सकें जी। और वो रास्ता निश्चित तौर से जेवर के माध्यम से बनेगा। जी। मारुति सुजुकी हमारा पार्टनर भी है और सड़क की भी बात कर लेते हैं, रोड कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो आईजीआई एयरपोर्ट है, सब लोग इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाते हैं। अब जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग दिल्ली से आएंगे जो सीधा जेवर एयरपोर्ट जाना चाहेंगे, तो उनके लिए रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से क्या काम किए जा रहे हैं? कितना वक्त लगेगा लोगों को पहुंचने में कि एक तरफ आईजीआई है, दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट है? देखिए, हम सबसे पहले तो काम स्टार्ट हो चुका है, एनएचएआई ने शुरू कर दिया है। हम ईस्टर्न पेरिफेरियल को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं जी। दूसरा, हम गाज़ियाबाद से भी सीधी रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आगरा से, मथुरा से तो ये जेवर एयरपोर्ट जुड़ा ही हुआ है। एक रास्ता हम जेवर एयरपोर्ट से सीधा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दे रहे हैं। और अभी मज़ाबली में एक पुल हमारा बना है जिसमें हरियाणा की तरफ से हम जुड़ चुके हैं और कल ही किसानों का रेट डिसाइड हुआ है। वो भी हम सीधा कनेक्टिविटी एक हरियाणा से हमारी हो जाएगी फरीदाबाद से, उस मज़ाबली पुल के माध्यम से, वो भी शीघ्र निर्मित होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम दिल्ली से ईस्टर्न पेरिफेरियल के माध्यम से, और हमने सीधा मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को जोड़ दिया है जेवर एयरपोर्ट से एक रास्ता बनाकर, तो हम सीधा मुंबई और जयपुर से जुड़ गए। तो इस तरीके के बहुत सारे रोड जो पाइपलाइन में उनके बनने के बाद में जेवर एयरपोर्ट दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जहां से बेहतर कनेक्टिविटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सर, इस एयरपोर्ट के लिए मोदी और योगी सरकार ने बहुत से एफर्ट्स किए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? इसकी यात्रा उतनी भी आसान नहीं थी? देखिए, इसकी यात्रा बड़ी कठिन थी क्योंकि सबसे पहले राजनाथ जी ने इसका विचार उनके दिमाग में आया था। और जब 2017 में सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में, तो विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही मैंने मुख्यमंत्री से ये कहा, जब सब अपना परिचय दे रहे थे, कि महाराज हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ विकास रुक सा गया है और हमें अपने संकल्प पत्र के अनुसार 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है। तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाकर रोजगारों का सृजन कर सकते हैं जैसा जेवर एयरपोर्ट। जी। उस दिन के बाद से उस पर काम शुरू हुआ और मोदी जी ने जब इसे समझा, इसकी भौगोलिक स्थिति को, सारी पत्रावलियां जो लंबित थी केंद्र सरकार में, वो उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव के बाद क्लियर हुई और एक रास्ता मिला। उसके बाद बीच में दिक्कतें आईं जब किसानों ने सहमति देना बंद कर दिया। जी। तो स्थानीय स्तर पर मेरे द्वारा किसानों के घर घर जाकर उन्हें समझाया गया कि यह क्षेत्र अंधकार में विलीन था। यहाँ के लोग, हमारे नौजवान लोग दिल्ली और दूर दूर नौकरी करने जाया करते थे। अगर आप लोग ज़मीन नहीं देंगे तो फिर कोई योजना यहाँ आएगी नहीं। तो किसानों ने समझा इस बात को, योगी जी से उन्हें मिलवाया गया, योगी जी ने आश्वस्त किया और उसके बाद एक रास्ता निकला। किसानों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के विकास के लिए
अपनी ज़मीनों की सहमति दी और ये एयरपोर्ट बनना आरंभ हो गया। तो इसके पीछे की एक कहानी है बहुत, जिसमें किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी कुछ हैं शायद असहमति की खबरें आसपास डेवलपमेंट को लेकर कि देखिए, शायद 75% की कुछ मांग है। और ये तो वो क्षेत्र था जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियां चलती थी। भट्टा पारसोल यहीं पास में, जिकरपुर है, घोड़ी बछेड़ा है, तो यहाँ तो रुक गया था अधिग्रहण बिल्कुल। सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का जो अधिग्रहण है उसका ये एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने, जहाँ बिना एक डंडा चले अधिग्रहण हुआ और हम पहले फेस का निर्माण कार्य पूरा करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्टडी का विषय और उदाहरण है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी सोच किसानों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि किसान को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, नियमानुसार मिलना चाहिए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि प्रदेश का कोई मुखिया कभी इस तरीके से किसानों के साथ बैठकर अपने प्रदेश की विकास पर चर्चा करता हो, मुआवजे पर चर्चा करता हो। अभी 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जेवर एयरपोर्ट के किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है। तो मैं नहीं समझता कि ये देश के इतिहास में किसी अन्य प्रांत में या किसी अन्य जगह इतनी अभूतपूर्व वृद्धि हुई हो। तो जहाँ तक आप असहमति की बात कर रही हैं, देखिए कि पक्ष विपक्ष होता है हर जगह। कोई हम अगर अच्छी चीज़ लाते हैं तो उसका विरोध भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर क्षेत्र का किसान यह समझ चुका है कि यह प्रोजेक्ट हमारे विकास के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके रास्ते में कोई रोड़ा आएगा। जिस तरीके से किसानों ने 2 फेज़ का जो निर्माण कार्य था, ज़मीनें थी दी हैं, तीसरे फेज़ के लिए भी वो एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। मुझे याद आता है कि पूर्व की कुछ सरकारों में एक जिक्र ये भी था एयरपोर्ट को लेके कि शायद मेरठ भी जा सकता है। ये मेरठ पर भी बात चली थी, बड़े लंबे समय तक चर्चा में भी रहा था, लेकिन फिर जेवर का भी नाम आया, फिर बहुत समय तक चर्चा चली या मेरठ या जेवर, और फाइनली अब जेवर में एयरपोर्ट बन करके तैयार हो रहा है। तो इसके बारे में बताइए कि मेरठ और जेवर स्ट्रैटेजिकली जो था वो क्यों चर्चा में रहा मेरठ पे? देखिए, इसका प्रस्ताव था आगरा, और जब अखिलेश जी की सरकार आई तो वो इसे फिरोज़ाबाद के पास हिरन गांव ले जाना चाहते थे, जिसके कागजात भी पत्रावली में मौजूद हैं। लेकिन क्लियरेंस नहीं मिला केंद्र सरकार से, इसलिए वो मामला वहीं के वहीं दफन हो गया। ये जो दोबारा शुरुआत हुई 2017 में, तो वो जेवर के नाम से शुरुआत हुई, चूँकि जेवर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि आने वाले समय में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत ज़्यादा यात्रियों का दबाव बढ़ने जा रहा था। आप खुद भी अपना उदाहरण लेकर देखिए कि अगर हमें दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी हो, पीक ट्रैफिक आवर हो, तो हमें 2-2.5 घंटे उस ट्रैफिक में ही लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि देहरादून की फ्लाइट पकड़ के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो रोड से चले जाइए। बिल्कुल, मैं भी लखनऊ जाना पसंद करता हूँ, फ्लाइट से नहीं करता, क्योंकि मुझे 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा दिल्ली के लिए, और 4.5 घंटे में मैं लखनऊ पहुंच जाता हूँ, गाड़ी भी मेरे पास रहती है। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि एक दिल्ली के लिए ऐसा एयरपोर्ट होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिससे हम दिल्ली के यात्रियों को होने वाली असुविधा को भी दूर कर सकें, और हम एक पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें जो वर्ल्ड क्लास हो, और जहां अधिक से अधिक हम लोगों को उत्साहित कर सकें हवाई जहाज़ से यात्रा करने के लिए, जिनसे उनके व्यापार आगे बढ़ें और उनके समय की बचत हो। इसलिए इन सारी चीज़ों की वजह से जेवर में ही ये तय किया गया, उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में यह जो जेवर है, यह दुनिया का एक ऐसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जब फ्लाइट यहाँ शुरू होगी अप्रैल माह में, मुझे बताया गया ज़ूरिख वालों ने, तो हम पहले ही दिन वहाँ से सिंगापुर के लिए, दुबई के लिए, ज़्यूरिख के लिए फ़्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी हमें दिल्ली के साथ साथ, अगर कोई दिल्ली नहीं पहुँच पा रहा है, कोई बरेली का आदमी है या कोई मुरादाबाद का यात्री है, तो वो सीधा जेवर से उसे कनेक्टिविटी मिलेगी, उसका समय बचेगा, और वो जेवर हवाई अड्डे से भी अपनी यात्रा को सुचारू कर सकता है। उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये भी एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो उस लिहाज से क्या प्लानिंग है? एयरपोर्ट के आसपास क्या बसेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, इतने बड़े पैमाने पर अगर क्राउड आएगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहाँ से जाएंगी।
देखिए, उसकी पूरी रूपरेखा यमुना प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि एक अमेरिकन सिटी वहाँ बनने जा रही है। उसका कंसेप्ट वही है कि लोगों को स्थानीय स्तर पर भी ऐसी सुविधाएं हों जहां एयरपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग या वहां अपने औद्योगिक धंधे लगाने वाले लोगों को एक दुनिया का बेहतरीन संसाधन युक्त क्षेत्र मिल सके। इसलिए अमेरिकन सिटी वहाँ बनने जा रही है। आप देखिए, बहुत ज़्यादा वहाँ ऐसे उद्योग धंधे लगने जा रहे हैं जहां स्थानीय महिलाओं को 70% रोजगार मिल सकता है और जिनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। हैंडलूम से संबंधित इंडस्ट्रीज एयरपोर्ट के आसपास आ रही हैं। टेक्सटाइल पार्क वहाँ बनने जा रहे हैं और सेमीकंडक्टर की इकाइयाँ वहाँ लगने जा रही हैं। लोगों को पसंद आया क्षेत्र। मेट्रो ऑन व्हील्स की फैक्ट्री वहाँ बनने जा रही है। तो अनेकों ऐसी कंपनियां तो वहाँ उत्पादन भी शुरू कर चुकी हैं, जैसे एवरी डेनिसन अमेरिका की कंपनी है, 500 फॉर्चून में आती है। तो ये लोग वहाँ अपने उद्योग धंधे स्थापित कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। तो ये पूरा जो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, दूसरी तरफ हम उत्तर दिशा में बुलंदशहर की तरफ और दक्षिण दिशा में अलीगढ़ ज़िले की तरफ पूरा लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। और हम एंट्रेंस भी एयरपोर्ट पर इस तरीके से दे रहे हैं जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। जो माल वाहन हैं वो दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट में एंटर हो जाएं। तो चूंकि दिल्ली में अगर किसी को ग्रेटर नोएडा या नोएडा कोई चीज़ मंगानी हो एयरपोर्ट से, उसका कहीं से कंसाइनमेंट बाहर से आया हो, तो उसे दिन भर इंतज़ार करना पड़ेगा, वो रात को ही आ पाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ जेवर एयरपोर्ट पर आती है बाहर से, तो हम दिन में ही उसकी आपूर्ति कर सकते हैं संबंधित कंपनी को, तो उसका प्रोडक्शन बाधित नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वहाँ जेवर एयरपोर्ट के आसपास बहुत ही विश्व स्तरीय इकाइयाँ लग रही हैं। और मैं समझता हूँ कि यह जेवर क्षेत्र आने वाले समय में उत्तर भारत के लिए एक वरदान साबित होगा। और जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह प्रदेश की तरक्की का माध्यम बने और यहाँ जो वृहद आबादी का क्षेत्र है उसके लिए हम ऐसी सुविधाएं दे पाएं जिससे यह प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्व से अब हालात कैसे बदले हैं? अब जो लोग यमुना सिटी में घर बनाएंगे, वहाँ रहना चाहेंगे, एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, तो शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था वहाँ पर सरकार कर रही है? देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं तो 2017 में ही विधायक बना हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था और इंटर कॉलेजेस भी थे, तो उनका स्तर ऐसा था कि वहाँ अच्छी स्तरीय शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती थी। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में लड़कियाँ इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा इसलिए नहीं ले पाती थी कि उनसे विद्यालय ग्रेजुएशन करने के लिए उन्हें 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। और 2017 से पहले जो कानून व्यवस्था थी प्रदेश की, उसके बारे में भी मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को 30 किलोमीटर बस से इसलिए नहीं भेजता था कि वह घर सुरक्षित लौटेगी भी या नहीं। बिल्कुल। अब ये चीज़ विधायक बनने के बाद मुझे बहुत चुभती थी कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती, आखिर उनकी क्या खता है। उसके लिए मैं लगा और मैंने भारत सरकार का एक मंत्रालय है अल्पसंख्यक विभाग, उसके अंतर्गत एक योजना थी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। उसके अंतर्गत 2 डिग्री कॉलेज हम लोगों ने मंजूर कराए और वो दोनों ही महिला डिग्री कॉलेज हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा हम लोगों ने कर पाई, एक डिग्री कॉलेज जो बन चुका है जेवर में और जिसकी कक्षाएं भी चालू हो गई हैं, कोएड। उसमें हम कोर्सेज लाएं सिविल एविएशन का, फैशन डिज़ाइनिंग का, फिल्म मेकिंग का जी। वो इसलिए लाएं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे आसपास लग रही हैं, हम बच्चों की एक ऐसी फौज तैयार कर दें कि जब वो इकाइयाँ चालू हों तो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। और अंत में मैं जानना चाहूँगी कि इसमें लड़कियों की और महिलाओं की भागीदारी बढ़े या रहे, उसके लिए क्या बंदोबस्त है? जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और ये मेरे प्रधानमंत्री का विज़न है कि गांव में अगर हम महिलाओं को सशक्त कर देंगे तो देश सशक्त बन जाएगा। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं
और हमारा इरादा है कि हम इंडस्ट्रीज़ की मदद लेकर, हैंडलूम से मदद लेकर, टेक्सटाइल से मदद लेकर हर गांव में ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना दें जहां मेरी गांव की महिलाएं भी स्किल्ड हो सकें। और वहीं हम निष्प्रयोज्य जो हमारे पंचायत घर हैं उनकी बिल्डिंग को ठीक करा के वहीं उन्हें उपलब्ध करा दें, मशीनें, सिलाई मशीनें हों या उससे संबंधित, और वहीं हम इंडस्ट्री छोटी सी चालू करा दें जिससे गांव की महिलाओं को, लड़कियों को सीखने के साथ साथ एक कमाई का जरिया मिल सके। इसके साथ साथ हमारे यहाँ हैंडलूम पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपैरल पार्क, ये सारी चीज़ें ज़मीन आवंटित हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है, फैक्ट्री बननी स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें क्षेत्र की 70% महिलाओं को रोज़गार मिलने जा रहा है। अब आप देखिए, जिस क्षेत्र में 70% महिलाएं रोज़गार में रहेंगी तो उस क्षेत्र का विकास क्या कोई रोक सकता है? तो यही प्रधानमंत्री जी का विज़न है और यही मुख्यमंत्री जी का विज़न है। और उनके विज़न को धरातल पर लाने के लिए हम किसान और सभी क्षेत्र के लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन सुखद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी हमारे बीच में आने के लिए। जोरदार तालियां धीरेन्द्र जी के लिए, जिनकी बातों से स्पष्ट है कि जेवर का जो विकास है उसमें विजन विकास तो शामिल है ही, साथ ही लोकल लोगों की भागीदारी और उनकी अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। जेवर नोएडा के विकास का एक नया आयाम बन गया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए धीरेन्द्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर ही बने रहें। उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इनपुट एडिटर राजन अग्रवाल जी को। जोरदार तालियां।